हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है उसके अंतर्गत हम लोग साइंस को कवर कर रहे थे। और साइंस में भी हम लोग स्पेशली बायोलॉजी को कवर कर रहे थे, जिसमें 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पादप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, सेल के बारे में ली, और जितने भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया। और आज से शुरू होगा हमारा मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। यानी अब हम ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, जैसे कंकाल तंत्र क्या करते हैं, मांसपेशी तंत्र क्या करती हैं, आंख कैसे काम करेगी, ब्रेन कैसे काम करेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 9 होगा। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर यूपीपीसीएस 2024 आरओ 2023 के नाम से घटना चक्र की लेटेस्ट एडिशन की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग वहाँ पे विजिट करिए और सारी क्लासेस को देखते हुए आएंगे तो चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके नोट्स के बारे में। नोट्स तैयार करते हुए फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा आरओ और यूपीपीसीएस के लिए और एपीएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है जहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ के लिए क्वेरी कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंकाल और मांसपेशी तंत्र। यानी कंकाल मतलब क्या होता है? स्केलेटन, जो हमारी बॉडी का हड्डी का स्ट्रक्चर होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है शुरू में तो उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और जैसे जैसे वो वयस्क होता है, बड़ा होता जाता है, तो ये हड्डियां क्या होती हैं, एक से दूसरी हड्डी में जुड़ती चली जाती है और उसके बॉडी ऑर्गन्स को और बड़ा करती है, उसकी हाइट में वृद्धि करती है, जिसके बाद ये फिक्स हो जाती है 206 हड्डियों के रूप में। और इन्हीं 206 हड्डियों का पूरा स्ट्रक्चर कंकाल तंत्र कहलाता है, जो आपका पूरा का पूरा हड्डी का पार्ट होता है। और इन हड्डियों के ऊपर जो मांस लगा होता है, मांस जिसे हम कहते हैं, मसल्स कहते हैं, यही होती है मांसपेशी तंत्र। तो इन दोनों की स्टडी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है। अब कशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिनमें हड्डियों का विकास होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो शायद हम लोग भी क्या होते, जोक की तरह, केचुए की तरह, सांप की तरह क्या होते, ऐसे लपटे हुए होते, मुड़े हुए होते, गोल होते। क्योंकि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, जो कंकाल तंत्र का सबसे बेस पॉइंट प्रदान करती है, उसी की वजह से हमारा शरीर खड़ा हो पाता है। हालांकि बहुत सारे आप सरीसृप को देखेंगे, उभयचरों को देखेंगे, नभचर को देखेंगे, जो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनको आप देखेंगे तो उनमें हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान सब विकसित होता है। लेकिन फिर भी हड्डी न होने की वजह से, अर्थात रीढ़ की हड्डी न होने की वजह से वो एक स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं, वो मुड़ते रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी रीढ़ की हड्डी की वजह से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि जो कंकाल तंत्र होते हैं, मांसपेशी तंत्र होते हैं, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक आकृति, एक डिजाइन प्रदान करते हैं तथा शरीर को सहारा देते हैं, दृढ़ता देते हैं और गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। सहारा मतलब हमारे शरीर को, बॉडी को खड़ा करते हैं। अब हमारे पैर की जो जांग की हड्डी होती है, फीमर हड्डी जिसे हम कहते हैं, जो सबसे मजबूत होती है, जो सबसे लंबी भी होती है, उसी के भरोसे हमारा पूरा शरीर खड़ा रहता है। अगर जांग की हड्डी टूट जाए या जांग की हड्डी न रहे तो शायद हम कमर के नीचे वाले बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए, और जिससे पूरी बॉडी धरती पर धराशायी हो जाएगी। तो ये सबसे जरूरी रहता है। इसलिए मानव कंकाल तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, और एक होता है अंतः कंकाल, जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि बाह्य कंकाल का क्या मतलब है? हड्डियां तो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमारे मसल्स के अंदर होती है, तो इसको हम कैसे बात कर रहे हैं कि अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल? तो चलिए समझते हैं कि बाह्य कंकाल में भी क्या आता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, नाखून होते हैं, ये सब आते हैं। अब बाल आपके हेयर पे हैं, बॉडी के कई सारे पार्ट्स पे होते हैं, पूरे बॉडी पे होते हैं। और रोम जो होते हैं हल्के ब्राउन से छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपको ठंडी का एहसास होता है तो आप कहते हो ना कि यार बहुत सारे दाने निकल गए, मतलब रोए रोए खड़े हो गए ठंडी लगने पे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और नाखून, ये भी हमारे कंकाल का पार्ट होता है, लेकिन इसमें ब्लड नहीं होता है, इसलिए जब हम नाखून को काटते हैं तो हमें पेन नहीं होता है। तो ये सभी बाह्य कंकाल होते हैं। और अंतः कंकाल के अंतर्गत
शरीर के भीतर का अस्थि पंजर यानी कि जो पूरा हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन फ्रेम आता है, इसके अंतर्गत पूरा का पूरा अस्थि पंजर होता है। और इसके बाद अंतःकंकाल को भी दो भागों में दोबारा बांट दिया जाता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल का मतलब होता है जो हमारा मेन बॉडी पार्ट होता है, जिसमें पसलियां होती हैं, हाथ की हड्डी होती है, उंगलियों की हड्डी होती है, ब्रेन की हड्डियां होती है जो ब्रेन में मतलब सिर में पाई जाती है, पीठ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी होती है, ये मेन होती है। और उपांगी अस्थियां जो होती हैं, उपांगी कंकाल, जो उसके उप अंग यानी सब बॉडी पार्ट्स के रूप में काम करती है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अंतःकंकाल हो जाएगा। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय यानी एक्सियल तथा उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें अक्षीय भाग में तो 80 हड्डियां देखने को मिलती है और उपांगी भाग में देखें तो 126 हड्डियां देखने को मिलती हैं। और जब आप इसे ऐड करते हो 126 और 80 तो ये टोटल हो जाती हैं आपकी 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले हमने कंकाल को डिवाइड किया बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल, फिर अंतःकंकाल को भी हमने अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में डिवीजन किया, जिसमें अक्षीय कंकाल में हमें देखने को मिलती है 80 हड्डियां और उपांगी कंकाल में देखने को मिलती हैं 126 हड्डियां। तो टोटल ऑफ कितनी हो गई, 206 हड्डियां। देखिए साइंस को यहाँ पे रटना नहीं है, साइंस को एकदम प्रैक्टिकली साइंस की तरह पढ़ना है, तब आपको जो है कि चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अभी आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर की जो मैंने सीरीज करा रखी है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 11 ईयर की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की सीरीज मैंने कराई है। वहां पर आप देखेंगे बायोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं ना, वो सीधे इंडिविजुअल प्रश्न आते हैं। इट मीन्स कि वन लाइनर प्रश्न आते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ तो आते ही हैं लेकिन सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे होते हैं। आरओ की जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, टेस्ट सीरीज, जिसमें ध्येय आईएएस है, जीएस वर्ल्ड है, पीसीएस मंत्रा है, इनकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इनमें भी 3-3, 4-4 टेस्ट कराए जा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो वहां पर भी बायोलॉजी के प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जब पूछी जाती है तो ये स्टेपीज होती है। और ये कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको ये जो कान का ये वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला, इसमें अंदर देखने को मिलती है स्टेपीज, और जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर जो आपकी कमर के नीचे से लेकर घुटने के बीच में जो हड्डी आती है, इट मीन्स कि मान लीजिए ये आपका कमर का पोर्शन हो गया और यहाँ से जो एक हड्डी आती है, मतलब पैर, जिसे हम लोग थाई कहते हैं, और यहाँ पे घुटना हो गया, और घुटने के बाद फिर नीचे पैर आ जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये फीमर कहलाता है, जो कि सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है हमारे बॉडी की, जो कि जांग में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ियों में भी हड्डियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब आप अपने सर पे हाथ से फेरते हैं, बजाते हैं टकले को, तो क्या पता चलता है कि वो बहुत ठोस होता है अंदर से, जिससे ब्रेन सुरक्षित होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी शरीर के अंदर, उसी हड्डियों के अंदर सुरक्षित है। अदरवाइज हम लोग जब कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार पैर स्लिप कर जाता है, गिरते हैं, तो शरीर में अगर चोट भी लगती है सिर में, तो क्या होता है, एक गोल गोल गुमटा निकल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि गुट्ठी निकल गई। लेकिन हमारे अंदर जो ब्रेन होता है वो बहुत सेफ रहता है। तो इसी वजह से, क्योंकि अस्थियों की कुल संख्या वहां पे 29 पाई जाती हैं, इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल यानी ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती हैं, क्रैनियम बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो सेफ जोन में रहता है। शेष हड्डियों में 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है, जो हमारी जॉ लाइन होती है या जो हमारे टीथ होते हैं। बोन भी तो हड्डी के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि बोन के पास देखोगे आप बहुत मजबूत होता है जबड़ा हमारा। जो गाल के साइड में जहाँ पे बियर्ड आती है, लोगों की दाढ़ी आती है, और जिनकी दाढ़ी नहीं आती है मतलब लड़कियों का, तो वो जो जॉ लाइन का पार्ट होता है कान के नीचे से लेके, वो आपके फेस की हड्डी होती है। तथा शेष 6 हड्डियां मध्य कणों में के कण अस्थियां होती है, मतलब कि कान के मध्य वाले पार्ट में देखने को मिलती है। वहीं हाइयोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मीन्स क्या हो गया कि जो जिह्वा और कंठ गले के बीच में जो हड्डी का एक थोड़ा सा पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइयोइड कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी देखने को। अब बात करेंगे आगे, मनुष्य का जो कशेरुक दंड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो इसमें 26 और शिशुओं में 33 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे ये शिशु बड़ा होता जाता है, वयस्क होता जाता है, तो इसमें से 6 हड्डियां क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी संख्या 33 से घटकर 26 हो जाती है। तो ये छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिसे हम लोग L1, L2, L3, L4 इस तरीके से बोलते हैं। आप जैसे अगर आप रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर अगर आप गूगल पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स के तौर पे ये बने रहते हैं। और ये हड्डी थोड़ी सी कर्व रहती है, ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, कर्व रहे,
तो इसी को कहते हैं छोटी छोटी हड्डियों से बनता है, जिन्हें कशेरुकाएं या वर्टिब्रेट कहा जाता है। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ व्यक्ति की गर्दन जो ऊपर बनी होती है, ये व्यक्ति की गर्दन इसी से जुड़ी होती है। यही कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी का जो पहला पार्ट होता है। और आखिरी पार्ट कहाँ जाके मिलता है, जो आपका कूल्हा होता है ना, कमर के नीचे कूल्हे वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पे बोन टेल होती है, जहाँ से पूंछ निकलना बंद हो गई, वो एक आखिरी हड्डी होती है जो आपके कूल्हे से जुड़ी होती है। ये कशेरुक की अर्थात रीढ़ की हड्डी का आखिरी पार्ट होता है, जहाँ पे आप पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको एक ऐसी हड्डी मिलेगी लास्ट में, कूल्हा जहाँ से शुरू होता है, वहां से पूंछ निकलती थी जानवरों की, जो हमारे मनुष्यों में पूंछ समाप्त हो गई है। और गर्दन पे जो पहली हड्डी आपको देखने को मिलेगी, वो आपकी रीढ़ की हड्डी की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम लोग एटलस कशेरुक कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होते हैं। अब ये पसलियां क्या होती हैं, जो सामने वक्ष पे होती हैं, सीने में होती हैं, तो यहाँ पे 12 जोड़ी अर्थात कि 12 लेफ्ट में और 12 राइट में होती हैं। तो ये पूरी की पूरी 24 हो जाती है संख्या में, 12 लेफ्ट 12 राइट। इन हड्डियों के अंदर हमारा फेफड़ा सुरक्षित होता है, हमारा हार्ट जो हम दिल देते रहते हैं सबको, तो ये दिल हमारा सुरक्षित रहता है और हमारा फेफड़ा इसमें सुरक्षित रहता है, जो कि 24 संख्या में होती है और 12 जोड़ी होते हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षी कशेरुकाओं से संबंधित रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं। इट मीन्स कैसे जुड़ी रहती हैं, आप ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये पसलियां हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे करके, और ये पीछे जाके ये जो क्या होती हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट से जुड़ी रहती है। और इन्हीं में हमारा जो है कि फेफड़ा सुरक्षित रहता है, दिल सुरक्षित रहता है, हर एक चीज हमारी यहाँ पे सुरक्षित रहती है। तो जो सामने की तरफ सुरक्षा देता है उसे उरोस्थी कहते हैं, और जो पीछे की ओर देता है उसे वक्षी कशेरुकाएं कहते हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार एक पिंजड़ा बनाती हैं। पिंजड़ा मतलब, और उस पिंजड़े में हम किसको सुरक्षित रखते हैं, फेफड़ों को, हृदय को, और भी जो अन्य अंतरंग होते हैं उनको हम सुरक्षित रखते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। कितना? खरबों कोशिकाओं का। क्योंकि जो मैंने इससे पहले आपको सेल का चैप्टर पढ़ाया था, कोशिका का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको यही चीज बताई थी दोस्तों, कि सबसे छोटा क्या होता है, हमारा सेल होता है। और ये जब कई सारे सेल इस तरीके से मिलते हैं ना, इस तरीके से मिलते हैं, तो इसे हम कह देते हैं क्या, टिश्यू, अर्थात कि ऊतक कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सेल अर्थात कोशिका। और जब इसी तरीके से कई सारे ऊतक, ध्यान दीजिएगा, कई सारे हमारे ऊतक इस तरीके से मिल जाते हैं एक दूसरे से, ये सारा का सारा कई सारे ऊतक जब मिलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक एक बॉडी ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। यानी हमारा हाथ बनेगा, पैर बनेगा। तो आपने ये क्रमिक प्रक्रिया क्या देखी, सेल से सेल कई सारे इकट्ठे होंगे तो ऊतक बनेगा, और कई सारे इकट्ठे होंगे जब ऊतक, तो ऊतक से हमारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनते हैं। तो वो यही तो कह रहा है आपको, यही चीजें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर कि ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में व्यवस्थित हो जाती है लगभग खरबों कोशिकाओं का, और इनके सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व हमारा बनता है। तो शरीर की अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सेल होगी, क्योंकि सेल से ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। जो हमने देखा कि जब भ्रूण अवस्था होती है, जाइगोट की अवस्था होती है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु यानी स्पर्म, मेल और फीमेल का जब इंटरकोर्स होता है, तो वहां पे एक जाइगोट बनता है, एक भ्रूण बनता है, वो भी क्या होता है, एक सेल होता है। तो सेल से ही बॉडी के ऑर्गन्स के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, सबसे महीन इकाई क्या होगी, सबसे न्यूनतम इकाई क्या होगी, तो आपकी क्या स्थिति होगी, आपको कहना है कि सेल यानी कोशिका से शुरू होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें 55 से 70% लगभग जल की मात्रा होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद यानी पसीना आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। अर्थात हमारी बॉडी में आप अगर प्लाज्मा देखेंगे तो उसमें भी 95% पानी मिलता है, ब्लड के अंतर्गत प्लाज्मा होता है। आप हमारी जो है कि पेशाब को देखेंगे तो वो भी अमोनिया और साथ ही साथ जो है कि आपका पानी होता है। पसीना भी पानी की तरह निकलता है, लेकिन हमारी बॉडी से जो गंदगी होती है जब वो बाहर निकलती है पसीने के साथ, तो पसीना हमें क्या होता है, नमकीन सा महसूस होता है। अक्सर ये गर्मी के दिनों में लोगों का पसीना सिर से चूते हुए होठ में चला जाता है और होठों से स्वाद लेते हुए जीभ के अंदर चला जाता है। तो ये चीज क्या है, पता चलता है कि पसीना नमकीन है। तो इन सभी में हमारे बॉडी में जल की मात्रा देखने को मिलती है, और इसीलिए
आप गर्मी में पानी ज्यादा पीते हो, इसलिए पानी की मात्रा अधिक होने से हमें ज्यादा पेशाब भी लगती है और ज्यादा पसीना निकलता है। लेकिन जब हम जाड़े में रहते हैं, ठंडियों में हम पानी कम पीते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी से पसीना कम निकलता है। क्योंकि एक्स्ट्रा पानी होता तब तो एक्स्ट्रा पसीना निकलता, लेकिन पानी नहीं है हमारी बॉडी में तो पसीना नहीं निकलता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कार्बन को मान के चलिएगा कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं या जितने भी निर्जीव घटक हैं, लगभग 99% चीजों में कार्बन बना है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन की ही है। कार्बन आपको हर घटक में देखने को मिलेगा, चाहे वो निर्जीव हो, चट्टान हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कोयला हो, कुछ भी हो, या फिर वो सजीव घटक हो जिसमें प्राण हो, जिसमें जीवन हो, चाहे वो पौधे, जीव जंतु, मानव, किसी को भी देखिए, सभी में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। इसीलिए कार्बन चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है और जो हमारे ग्रीन हाउस गैस का परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो कार्बन सबसे अधिक मिलता है हमें देखने को। तो ये 6 मेन तत्व होते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कुछ हमारे बॉडी में तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। मानव शरीर के भार का 65% लगभग ऑक्सीजन होता है, 18.5% कार्बन और लगभग 9.5% हाइड्रोजन, 3.25 यानी कि 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम और 1% फास्फोरस भी होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान देना है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन से टूटकर आपका जो जल होता है पानी, उससे आपका ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन अलग होता है, तो इनकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। और मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इसकी पूरी जानकारी रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग क्या जनरली पढ़ते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है, लेकिन कैल्शियम के साथ कैल्शियम फास्फेट पूरा वर्ड आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। शल्य क्रिया की बात करेंगे, अर्थात ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। जो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होता है ना, हालांकि ऑपरेशन तो बॉडी के कई सारे पार्ट्स का होता है और शल्य क्रिया का मतलब होता है हिंदी या संस्कृत का वाक्य, जो हम लोग आज ऑपरेशन वर्ड यूज करते हैं। तो बॉडी के किसी भी पार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जब आर्थोप्लास्टी वर्ड आता है तो ये मान के चलिएगा कि जो कूल्हे के जोड़ होते हैं ना, जहां से हमारा कमर और नीचे का हिस्सा अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम रोज सुबह बाथरूम में जाके बैठ पाते हैं, वॉशरूम कर पाते हैं, तो ये जो जोड़ होता है इसका जब ट्रांसप्लांट होता है, चेंज किया जाता है, जब ये खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो आर्थोप्लास्टी कहते हैं इस क्रिया को। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन, पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, हालांकि कंडरा की बात करेंगे, टेंडन, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। अब इन दोनों को समझिए, लिगामेंट और कंडरा। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? तो लिगामेंट की करेंगे। अब यहां पर मान लीजिए मैंने आपकी जांग की हड्डी बना दी, ठीक है, थोड़ी मोटी बना दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत पतली है। ये देखिए जांग की हड्डी बन गई और यहाँ पे एक दूसरी हड्डी शुरू हो जाती है जो हमारे पैर की हड्डी होती है, ठीक है, नीचे की, और यहाँ पे घुटना होता है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें लिगामेंट चाहिए। क्या कर रहा है ये? लिगामेंट। ये क्या हो गया हमारा? लिगामेंट जो टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक, ये हड्डी नंबर 1 और हड्डी नंबर 2 इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड भी पाया जाता है, जिसको वजह से जो हड्डियां होती है जोड़ पे वो चिकनी होती हैं और जिसकी वजह से हमारी हड्डी मूवमेंट कर पाती है। जैसे आप एक और हड्डी देख लीजिए, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ी होती है, ये हाथ की हड्डी होती है, कोहनी का ये पार्ट होता है, तो यहाँ पर भी ये जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे लिगामेंट होता है। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी किससे जुड़ती है? लिगामेंट से। लेकिन अब बात आएगी कि इन हड्डियों के ऊपर जो मांस चढ़ा रहता है ना, मांस, अब जैसे जो नॉन वेज लोग खाते होंगे, नॉन वेज खाने वाले जैसे मुर्गा, मटन या चिकन खाते हैं, तो वो देखते होंगे लेग पीस के ऊपर से मांस को छुड़ाते हैं खाते हुए और हड्डी को फिर फेंक देते हैं। बॉडी के हर पार्ट पे मांस होता है, तो ये जो मांस चिपकता है हड्डी से जाकर, ये किसकी वजह से चिपकता है? तो कंडरा यानी कि टेंडन टिश्यू की वजह से, जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने में हेल्पफुल होता है। जब आपका पैर वगैरह फ्रैक्चर होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट, तो आपसे कहता है डॉक्टर कि अब आपकी हड्डी जुड़ गई है, तो असल में हड्डी नहीं जुड़ती है, उस हड्डी पर मांस आके चिपक जाता है जो उसकी एक ग्रिप बना देता है और उसको काम करने के लिए एलिजिबल कर देता है कि अब तुम पहले की तरह काम कर सकते हो। नाखून की बात करेंगे, नाखून की बात अगर हम करें तो नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। तो हम लोग कभी कभी कैरेटिन बोल देते हैं, हालांकि इसका नाम होता है अल्फा केराटिन।
ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होती है जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, और यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर हमें दर्द का आभास नहीं होता है। क्योंकि हमें दर्द का आभास कहाँ पे होगा? जहां पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारे ब्लैक हेयर में क्या ब्लड होता है? नहीं होता है। हम जब भी सैलून में जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो हमें कभी दर्द का एहसास नहीं होता है। हम नाखून काटते हैं, दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर नाखून काटते काटते थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा कट गया नाखून का, अगर कच्चा जिसे नाखून कहते हैं, जिसमें ब्लड दौड़ता है, तो वहां से खून का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और खून बहना शुरू होता है, तो वहां दर्द होता है। इसका मतलब हो गया कि जो डेड सेल होती है, जो डेड नाखून होते हैं, उसमें केराटिन देखने को मिलता है अल्फा का, जिसके अंतर्गत रक्त यहां पर होता नहीं है, और जिस वजह से ये मृत कोशिका होती है और काटने पे कोई पेन नहीं होता है। और आगे समझ लेते हैं, बात करेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। अब ध्यान देना, आपने दो चीजें तो अक्सर पढ़ी होंगी। मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो भी लोग क्लास सुन रहे हैं इस समय, 95% लोगों को यह पता है हड्डी को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। लेकिन फ्लोरीन नाम का जो तत्व है, ये शायद ही 5% लोगों को पता हो, 5% लोगों को। और एग्जामिनर क्या करेगा? पूछ लेगा कि हड्डियों के लिए और दांत की निर्माण के लिए कौन सा केमिकल या कौन सा घटक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसने कैल्शियम फास्फोरस को ऑप्शन में दिया ही नहीं है। फ्लोरीन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, अमोनिया दे दिया और कार्बन दे दिया। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे कार्बन हमारे बॉडी में सबसे अधिक होता है, सर ने बताया भी था कार्बन दे दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो फ्लोरीन नाम की जो घटक है, इसको याद रख लीजिए, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन। अब जब भी पढ़िए तो तीनों को एक साथ पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। हड्डी और दांत निर्माण के लिए मजबूती देता है। इसकी कमी से ही हमारे हड्डियों और दांत संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे दांत के मसूड़े कमजोर हो जाना, दांत की हड्डियां हिलने लगना, पानी की झंझनाहट लगना, ठंडा गर्म लगना, या पायरिया रोग होना, स्मेल आना, बदबू आना, ये सारी चीजें हमारे इन्हीं की वजह से होती है। तो डॉक्टर क्या करता है? दांतों के सफाई के लिए, दांतों की बीमारी को दूर करने के लिए कैल्शियम फास्फोरस से संबंधित दवाइयां देता है ताकि आपकी बॉडी मजबूत हो सके दांतों की। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, यानी कि जिसके 2 बार दांत जन्म लेते हैं, अर्थात चवण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। तो जिसे हम लोग कहते हैं दूध के दांत। बचपन में कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे अभी तो दांत पैदा हो रहे हैं, एक बार 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में एक दांत जरूर टूटेगा। फिर जब वो दोबारा दांत निकलेगा तब वो दांत नहीं टूटेगा। अगर वो टूट गया तो आपका तीसरी बार कोई दांत नहीं आएगा, फिर आपको नकली दांत लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा था कि बचपन में आप 10-12 साल तक आप लापरवाही कर सकते हो दांत से, क्योंकि वो गिरेगा, टूटेगा। लेकिन उसके बाद जो दांत आपके निकल रहे हैं उस पर लापरवाही मत करो, अच्छे से पेस्ट करो, अच्छे से ब्रश करो, अच्छे से डॉक्टर को दिखाते रहो ताकि वो दांत आपके हेल्दी बने रहें। अब यहां पर देखिए, इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चवण दंत एक दंती होते हैं, यानी कि 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक ही बार पैदा होते हैं और दोबारा वो नहीं पैदा होते हैं। अगर वो बाई डिफॉल्ट किसी वजह से टूट गए, एक्सीडेंट हो गया, या आप मुंह के बल पे गिर गए, या अचानक कुछ ऐसा आपने खाया जिसकी वजह से वो उखड़ गया दांत, तो दोबारा वो दांत नहीं आएगा। ये 12 स्थायी दांत होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दंत होते हैं। एक तो कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और अग्रचवर्णक। प्रचवर्णक तथा अग्रचवर्णक एक ही बात है, और एक होता है चवर्णक। तो देखोगे आप कि कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक कह दो या अग्रचवर्णक कह दो, और फिर एक चवर्णक होता है। तो 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है, बस आपको इतना जानना था। और मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क होता है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। जो हमारा दांत होता है ना, जो हमें सफेद सफेद सामने दिखता है, जिसपे हम लोग खूब क्लोजअप रगड़ते हैं, कोलगेट रगड़ते हैं, सेंसोडाइन रगड़ते हैं कि बहुत चमके, दूर से इतना चमकने लगता है दांत सेंसोडाइन वगैरह करने से कि ऐसा लगता है टॉर्च जल रही हो। अक्सर ऐड आप देखते हैं ना, ऐसा जो है कि ये सारी चीजों का। तो आप देखोगे दंत वल्क जो होता है इनेमल, ये जब धीरे धीरे येलो होने लगता है, हल्का हल्का डार्क होने लगता है, ब्राउनिश होने लगता है, तो यानी आपका दांत क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर आप एक गौर चीज करिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, जो व्यक्ति गुजर गया, मृत्यु हो गई, अगर वो यंग एज का है, वयस्क अवस्था का है, तो उसके दांतों का भाग इतना मजबूत होता है कि वो आग में जलता भी नहीं है। वो केवल क्या होता है? ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो जलता नहीं है क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है। और यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा, चमकीला सा होता है। मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान देने वाली बात है कि हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद रखना दांतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। इसीलिए अक्सर लोग क्या करते हैं?
दांतों में रस्सी फंसा के कोई दिखाएगा आपको रील्स में कि ट्रक खींच रहा है, कोई ट्रैक्टर खींच रहा है, कोई बाइक खींच रहा है, कोई साइकिल खींच रहा है, कोई किसी बड़ी सी गाड़ी को खींच रहा है, क्योंकि जबड़े उसके बहुत मजबूत होते हैं, ये माना जाता है। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। अब 975 पाउंड को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और 2 सेकंड तक उससे उठाया गया, यानी इतना मजबूत है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला क्रमशः उपरोस्थी, जो उरोस्थी, जत्रु, खंसुली, जानु फलक तथा स्कंद फलक संबंधी अस्थियां हैं। तो अब हम चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर पर और यहां से हम और भी चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किसका बना होता है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों का या जल का? तो हमने कहा था कि जल जो है कि लगभग 65% होता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका कार्बन जो कि लगभग 18% होता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन जो कि लगभग 9% होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा भी है कि अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% तक पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। तो ये सारी चीजें जल से ही प्राप्त होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है भाई? आप देखेंगे तो लगभग 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक वयस्क मानव जाति में या वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 75 भी दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 55 से लगभग 70% रहता है, 70 से आगे आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे 65 ऑप्शन दिख रहा है, तो हम 65 को लगाएंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है? सोडियम, आयोडीन, ऑक्सीजन, लौह। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑक्सीजन सबसे अधिक हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये भी कितना, लगभग 65% ही ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में है। यहाँ पे देखेंगे आप कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन होता है जो 65% होता है, उसके बाद कार्बन होता है लगभग 18.5% और हाइड्रोजन होता है 9.5%। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो सेम रिपीटेड प्रश्न हो गया, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो आपका उत्तर होना चाहिए अब कैल्शियम, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में ये लिख दें कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डी मजबूत नहीं होगी, हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे। तो हमारी बॉडी अगर सबसे अधिक मजबूत है तो कैल्शियम की वजह से। फास्फोरस हालांकि आता है, लेकिन कैल्शियम पहले नंबर पे होता है, फास्फोरस दूसरे नंबर पे। अब मैं कहता कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में कैल्शियम नहीं होता, कुछ और होता, मान लो नाइट्रोजन होता या अमोनिया होती, तो मैं आपको उत्तर बताता फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस में पहले कैल्शियम आएगा फिर फास्फोरस आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो, घटना चक्र की सीरीज आपको बोरिंग ना लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपनी क्वेरीज के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी लोग आपकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो नो डाउट ऑक्सीजन का ही होता है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन आता है? कार्बन आता है। थर्ड नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। फोर्थ नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन आता है। इनके प्रतिशत के साथ भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई मानव वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। हालांकि जब बच्चा शिशु रहता है, यानी कि छोटा रहता है, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, और ये धीरे धीरे उम्र के साथ ये हड्डियां 206 में परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न है, यहां पर अच्छा, यहां पर एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक एक प्रोटीन पाता है, यानी कि अस्थियों के मध्य में ओसीन नाम का एक प्रोटीन पाता है। इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना, अर्थात ओसीन प्रोटीन जो होता है वो हड्डियों को मजबूत रखता है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे फिर वही रिपीटेड प्रश्न, मानव कंकाल में अब तक कितनी हड्डियां ज्ञात की जा चुकी हैं? 206। अब 206 से ज्यादा थोड़े मिलेंगी, जितनी है उतनी ना रहेगी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? अब भाई यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब आपको 300 नहीं लगा देना है पहली बार, क्योंकि 20 वर्ष का बच्चा वयस्क हो चुका है। शिशु का मतलब होता है जो सामान्यतः 0 से आप 3 साल तक का मान सकते हो, या 0 से आप 5 साल तक का बच्चा मान सकते हो। उसके बाद उसकी हड्डियों का विकास होना शुरू हो जाता है, तो हड्डियां घटने लगती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी मैंने बताया था कान में देखने को मिलती है, स्टेपीज मिलती है। और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? वो फीमर होती है, जो आपको जांग में देखने को मिलती है, फीमर।
अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है और स्टेपिज उसका नाम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 8 हड्डियां आपके ब्रेन को सेव करती हैं, यानी कि ब्रेन के लिए होती हैं, और जिसमें से 14 हड्डियां लगभग आपके फेस के लिए होती हैं। 14 हड्डियां आपके फेस के लिए होती हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर एक मस्तिष्क का खोल बनाती हैं, अर्थात कि कपाल बनाती हैं, और शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं, तथा शेष 6 मध्य कर्ण की कर्ण अस्थियों में देखने को मिलती हैं। और ये हाइयोइड मैंने आपको बताया था कि एक हड्डी है जो मैंडिबल और कंठ के बीच में स्थित होती है, जिह्वा के नीचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। ध्यान दीजिए ना, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये मुख्य रूप से दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पूरी की पूरी हड्डी के लिए नहीं। पूरी हड्डी के लिए आपको कैल्शियम के साथ फास्फेट को ऐड करना है, न कि कार्बोनेट। तो ये क्लियर रखना आप लोग, बिल्कुल डाउट मत रखना इस चीज को। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं, या टोटल अगर मैं कहूं तो 24 पसलियां होती हैं, जो सामने आपको दिखते हैं, और जिसमें हृदय, फेफड़े ये सब सुरक्षित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। ध्यान देना, पैर की हड्डी खोखली होती है, क्योंकि इसके अंदर एक बोन मैरो भरा होता है। हालांकि पैर की नहीं, पूरे बॉडी की कहीं की भी हड्डी आप देख लीजिए, चाहे वो पसली की हो, हाथ की हो, पैर की हो, सिर की हो, वो सारी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, क्योंकि उनके अंदर बोन मैरो भरा होता है, आरबीसी दौड़ रहा होता है उनके अंदर। अब यहां पर हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग, जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी मानी जाती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नाम की 2 और हड्डियां होती हैं। पैर में 3 भाग होते हैं, गुल्फ, तलुआ, पाद उंगलियां, मतलब जो आपके टोज होते हैं, पैर वगैरह होते हैं, इसकी बात हो रही है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो ये होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना, यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है। अब यहां पर समझते हैं, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी जो होता है वो कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना, अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, अर्थात लिगामेंट कहते हैं। क्योंकि जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में जोड़ बनाती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है तो उसे हम मांसपेशी ऊतक, या हम क्या कहते हैं? उसे कंडरा कहते हैं, जिसको हम लोग टेंडन इंग्लिश में बोलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनती हैं, क्या बनाती हैं? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से जो दांतों पर परतें जम जाती हैं, हल्का हल्का पीलापन होता है, तो आप उसे क्या करते हो? सुई वगैरह से साफ करते हो, या फिर ब्रश अच्छे से करते हो, या डॉक्टर को दिखाते हो। तो ये कुछ और नहीं है, जो हम भोजन खाते हैं उसका बहुत छोटे छोटे कण रह जाते हैं। थूक होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है वो दांतों पे चिपकता है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सारी चीजें उस पर जाके चिपकती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजन उपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। ध्यान देना, मुख के अम्ल में जो होता है, जो लार से स्रावित होती है, टाइलिन एंजाइम होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं? जब मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो हल्का हल्का वो चिपचिपा होता है, वो गीलापन होता है। वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं चबाते चबाते उस टाइलिन एंजाइम के माध्यम से उसे चिकना बनाते हैं, और चिकना बनाने की वजह से वो हमारी जो फूड पाइप है उसके माध्यम से पेट में जाता है। और लार का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होने के कारण क्या होता है? ये लार अम्लीय होती है। यानी टाइलिन कैसी होती है? अम्लीय होती है। और दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का भी पता लगाया था। अगला प्रश्न, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक जो यहाँ पे सेल पाई जाती है उसको हमने बताया था, क्या बताया था? केराटिन नाम का बताया था ना मैंने। केराटिन पाया जाता है, तो वही चीज है अल्फा केराटिन। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, और इसमें अल्फा केराटिन
से बने होते हैं, इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि इसमें रक्त का परिसंचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, त्वचा में उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है और यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। आप देखेंगे अक्सर जो है कि जब किसी जानवर के सींग को क्या होता है, रगड़ा जाता है, उसे साफ किया जाता है, काटा जाता है, तो उसे दर्द नहीं होता है क्योंकि उसमें ब्लड नहीं होता है दोस्तों। उसे आराम से काटा जाता है ताकि किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसके सींग काट दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं होता है, जो लोग सोचते हैं यार कितने निर्दयी हैं ये लोग, जानवर का सींग काट रहे हैं, उसे कितना पेन हो रहा होगा, तो मेरे दोस्तों उसे बिल्कुल पेन नहीं होता है। जैसे आप नाखून काट के एकदम फ्रेश हो जाते हो कि चलो नाखून छोटे हो गए, किसी को नुकसान नहीं होगा, मेरी स्किन को नुकसान नहीं होगा, उसी तरीके से उसके सींग काट दिए थे। जब घोड़ों के पैर देखोगे आप, जो खुर होते हैं उन्हें साफ किया जाता है, नीचे से बहुत सफाई की जाती है काट काट के, तो लोगों को लगता है उसे दर्द होगा, तो ऐसा नहीं है, घोड़े को दर्द नहीं होता, बल्कि उसकी सफाई होने से उसका स्टेमिना बढ़ता है और वो और तेज दौड़ पाता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये बताइए। ये केराटिन होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है 22, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो वही है केराटिन हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन यहाँ पे है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन। देखिए RO 2014 का प्रश्न है केराटिन। तो देखिए कितने प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं, यही वाले अलग अलग जगहों से, और RO में भी उठा के रखा गया। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो आयोडीन नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, आयोडीन नहीं होता है, क्योंकि दांतों के लिए आयोडीन जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो हमारे घेंगा रोग को कम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जबकि कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस, देखिए प्री 2015 में फ्लोरीन ऑप्शन दे दिया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फ्लोरीन लगा के आए भी होंगे उस समय, क्योंकि उन्होंने आयोडीन को तो सुना है, कैल्शियम को सुना है, फास्फोरस को सुना है, लेकिन फ्लोरीन को नहीं सुना था, इसलिए वो गलत कर गए होंगे। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ध्यान देना 20 दांत जो है कि 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत एक ही बार विकसित होते हैं। इसलिए 20 + 12 को हम लोग क्या कहेंगे, 32 हो जाता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपनी 32वीं मत दिखाओ, चुपचाप अंदर रख लो अपने दांत। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है, तो सबसे दृढ़ भाग होता है हमारा इनेमल, जिसको हम दंत वल्क भी कहते हैं। जो दांतों की सफेदी जो होती है उसी को हम लोग इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क यानी इनेमल है, जो कि दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है, तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। देख लीजिए, चिंगारी निकलेगी आपके दांतों से, एक बार टकरा लीजिए जरा फौलाद से। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं, तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं। अब यहां पर देखेंगे आपको कुछ मिलान करने को दिया गया है, तो अब इसको देखेंगे आप, उरोस्थी यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होते हैं, जो हमारे छाती के सामने होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टर्नम। और जत्रुक की बात करेंगे यानी कॉलर बोन, तो ये आपका हो जाएगा क्लेविकल। और जानू फलक की बात करेंगे, जो नी कैप, जो आपके घुटने के ऊपर कैप होता है, उसे हम लोग पैटेला कहते हैं। और उसके बाद स्कंद फलक की बात करेंगे, जो शोल्डर पे होते हैं, उसको हम स्कैपुला कहते हैं। तो यहां पर आप इसका मिलान भी कर सकते हैं। उरोस्थी की बात करेंगे यानी कि ब्रेस्ट बोन जो होते हैं उसे हम स्टर्नम कहते हैं। जत्रुक यानी कॉलर बोन को क्लेविल कहते हैं, क्लेविकल। और जानू फलक यानी नी कैप को हम पैटेला कहते हैं। स्कंद फलक इसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर हमारा, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और काफी इंटरेस्टिंग बना रहा होगा। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने पाचन तंत्र को, जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और शाम में आपको विजन IAS की मंथली मैगजीन की करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास आपको मिल जाएगी। तो उसे मिस मत करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन रहने पे आपको अपडेट मिलती रहे। हालांकि सभी क्लासेस की अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और PDF के लिए मैंने बता ही दिया कि व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और वहां से PDF के सारे प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों।